बाजार की शुरुआत आज नरम है। 114 अंकों की गिरावट सेंसेक्स पर। निफ्टी 7974 के आसपास कारोबार करता हुआ। छोटे मझौले काउंटर्स में टर्नराउंड जरूर आया। यहां पर एक हल्का सा तेजी का रुझान आता हुआ 8 अंक ऊपर ये इंडेक्स है। कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मर्केटर जैसे, जिसकी हमने ब्रेक से पहले बात की। भारतीय इंफ्राटेल में अच्छी खासी तेजी बनती हुई। मिड कैप आईटी में हमने देखा एक स्मार्ट मूव आया है। हेक्सवेयर, माइंडट्री जैसे काउंटर्स लीड कर रहे हैं उस प्ले को। लेकिन टेक्निकली भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी? क्या मुश्किल होगा 8000 के ऊपर टिक पाना? संकेत तो चार्ट्स पर इंडेक्स के लेवल्स देखकर वही दिख रहे हैं, लेकिन चार्ट्स के संकेत क्या है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी। सुदर्शन, स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते भले ही हम 8000 के ऊपर बंद हुए हों, लेकिन आज सुबह सवेरे फिर से बिकवाली के घेरे में है। क्या और गिरावट आएगी मार्केट में? 8000 को होल्ड करना क्या चार्ट्स पर मुश्किल दिख रहा है? जी नमस्कार। देखिए, 8000 मेरे लिए कोई बहुत अहम स्तर नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जो एक ट्रेडिंग रेंज निफ्टी में बनता दिख रहा है वो लगभग 8100 का रेजिस्टेंस है ऊपर में, और नीचे 7800 7800 का सपोर्ट है। इस समय 300 पॉइंट का वाइड रेंज है। जैसे जैसे समय निकलेगा ये रेंज थोड़ा छोटा होता जाएगा। तो अगर हम 8000 से ऊपर अभी चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ट्रेडिंग रेंज में ही है, ये मेरी समझ है। ट्रेडिंग रेंज में व्यापार सरल नहीं होता है। हमको दो बहुत बड़े बड़े मूव्स मिल गए नीचे की तरफ, तो व्यापारी खुश होने चाहिए, अब आराम से रहे। जब ये रेंज एक तरफ निकलेगा या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या छोटा होकर ब्रेकआउट करेगा, तब कोई बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो सुदर्शन, फिर मैं थोड़ा सा लंबे चार्ट्स पर आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये है कि किस लेवल के पार निफ्टी निकल जाए तो आप कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि 7700 के नीचे एक बॉटम बन गया, और किस लेवल के नीचे अब फिर से निफ्टी जाए तो आप ये कहेंगे कि नई रिस्क नीचे की खुलती हुई दिख रही है, और फिर ऐसे में क्या नए लेवल्स वो 7400 या उसके नीचे के नजर आते हैं आपको? ये दो लेवल में जानना चाहते हैं। देखिए जी, थोड़ा सा दूर जाए तो एक निफ्टी में पैटर्न कंफर्म हो गया है जो 6800 का टारगेट दे रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर हम उसको देख रहे हैं तो धीरे धीरे कदम नीचे ही जा सकते हैं। लेकिन ये टारगेट्स कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाते हैं, ये केवल एक पैटर्न है, हो और ना हो, पर कम से कम एक रुख बना है जो कि कई दिनों से 2 साल से ऐसा रुख बना नहीं था, वो खुल तो गया है। इस समय माहौल हल्की मंदी का है। अगर हम 8500 से ऊपर जाएंगे ना, तब हम ये कह सकेंगे कि नीचे का 7700 का लो जो था वो कंफर्म हो गया है। अब हम वहां दोबारा कभी जाएंगे नहीं, शायद न भी जाए। अभी यहाँ जो ऊंच नीच होती रहेगी, 8100 से ऊपर चले गए तो हल्की तेजी आ जाएगी, फिर हम नीचे भी आ सकते हैं। तो इस समय ये कहना सही नहीं है कि लो बन गया है, या बिफोर 8500 8500 से पहले कोई लो बनेगा, कंफर्म होगा, ये सही नहीं है। नीचे की तरफ हम जा ही रहे हैं। अगर हम 7800 को तोड़ते हैं तो आप समझिए कि 7400 7500 नहीं, ये फिर जो हम लंबी मंदी 1000 पॉइंट की मंदी की बात कर रहे हैं उस तरफ रास्ता खुल जाएगा। और बैंक निफ्टी सुदर्शन, वहां पर किस तरह की रेंज आपको दिख रही है आते हुए? आज ऐसे संभावना थी कि शायद हम 17000 के नीचे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसने अपने लेवल्स को रिट्रेस किया है, लेकिन अब भी 100 पॉइंट की गिरावट। नहीं, बैंक निफ्टी में मंदी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रहा है वो शॉर्ट होने का। आप लगभग जहां भी शॉर्ट होते हैं उससे 150 पॉइंट का एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लगा लीजिए। स्तर पर मत जाइए, लेवल्स पर मत जाइए, और ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी में हल्की मंदी ही है। आज भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग का माहौल बना हुआ है और एक ट्रेड बनता है। ओके, बैंक निफ्टी में ज्यादा मंदी है। ऐसे में अगर मंदी के लिहाज से देखें तो फिर क्या अब भी मेटल स्टॉक्स आपको लगता है शॉर्ट करने चाहिए? यदि हाँ तो कौन से आपके फेवरेट शॉर्ट्स हो सकते हैं मेटल्स में? नहीं, शॉर्ट करने चाहिए, इसका जवाब तो यही है कि अभी भी इन लेवल्स पर मेटल स्टॉक्स में शॉर्टिंग हो सकती है। मेरे कोई फेवरेट स्टॉक्स नहीं है। मैं तो चाहता हूं ये बाजार ऊपर जाए और आप लोग सब खुश रहें। पर बात ये अनिल जी की हिंदाल्को, टाटा स्टील, ये जो दो लीडर्स हैं अपने अपनी जगह, इन दोनों में और मंदी दिखती है। ये तो मंदी के सौदों की बात हुई, लेकिन अगर बाजार ने यहाँ पर थोड़ी सी लीडरशिप दिखानी और 8100 की तरफ का रुख करना है, कहां से वो परफॉर्मेंस आएगा? कहां आपको एक्सपेक्टेशन है कि कुछ स्टॉक्स है जहां पर स्ट्रेंथ है, अब पैसा लगाएंगे तो शायद और बढ़त देखने को मिले?
नाम आप भी जानते हैं, फार्मा, आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मैं सोचता हूं कि जो भी आपसे बात करते हैं वो इन 3 सेक्टर्स की बात जरूर करते हैं, और थोड़ा सा एफएमसीजी। ये 4 सेक्टर्स है, इसी पर ध्यान दे व्यापारी। जो सस्ते होते जा रहे हैं उनको ये ना सोचे कि मैं सस्ते में खरीद के बेच लूंगा या जीत में आ जाऊंगा। जो महंगे शेयर हैं उन पर फोकस करें। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो यहां कमाई हो जाएगी। ओके, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर क्या आपको मजबूत दिखते हैं निवेश करने के लिए आज से? क्योंकि क्रूड के दाम जिस तरह से तेजी से गिरे हैं, फायदा तो इन्हें मिल रहा है, लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में तेजी थमती हुई दिख रही है। क्या इस कंसोलिडेशन में, गिरावट में खरीदना चाहिए इन्हें? जी, खरीदना चाहिए। पहली बात तो है कि देखिए, क्रूड का कॉल हम कर नहीं सकते हैं। क्रूड के साथ और बहुत बातें मिली है, डॉलर का रेट मिला हुआ है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक ये फोकस होता है क्रूड पर। हम यहाँ के चार्ट्स बीपीसीएल और एचपीसीएल के अपने आप में देख ले तो ये करेक्शन स्वाभाविक है। अच्छी तेजी के बाद कोई भी शेयर करेक्ट करता है। मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट पर इनकी तेजी में कोई रुकावट आई है। हर डिप पर यहाँ खरीदारी बनेगी। ओके, आईटी और फार्मा, क्या ये स्पेस मजबूत दिखती है अगर तेजी करना हो तो उस लिहाज से? यदि हाँ तो कहां नजर है आपकी? नहीं, आईटी फार्मा आज ये सेफ है। देखिए अनिल जी, अगर बाजार सचमुच बुल मार्केट में वापस चला जाएगा 8100, 8200, 8500, तो फिर हाई बीटा शेयर भागने लगेंगे, आईटी फार्मा पीछे रह जाएगा। हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी के माहौल में आईटी और फार्मा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सही बन रहे हैं। अब इन्फोसिस, एचसीएल टेक आईटी में, और ओरो फार्मा और सन फार्मा दोनों फार्मा में। ऐसे तो सभी शेयर ठीक है, पर मैंने 2-4 नाम लिए जहां आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं केवल लॉन्ग साइड पर। यहाँ पर सुदर्शन, बीएचईएल, एलएनटी एंड द लाइक्स, क्या किसी तरह की रिवर्सल चार्ट्स पर आने की संभावना नहीं है, या फिर कुछ ऐसा मोमेंटम जो फिर इन काउंटर्स को तेजी में ला सकता है, वो क्या मिसिंग दिख रहा है? वो अभी दिख नहीं रहा है। देखिए, कभी भी आ सकता है। आप खुद जानते हैं बाजार को बदलने में 2 दिन लगते हैं, तो हो सकता है कि वो आ जाए, पर आज के दिन उसमें कोई मोमेंटम नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर। लेकिन इस बीच अगर एक बार बाजार पर नजर आए तो मिड कैप इंडेक्स जरूर हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। अब 8 अंक ऊपर है। दिग्गजों में आधा % का नुकसान है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है, लेकिन मार्केट पर हर्षदा पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है। अब गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर हो चुकी है। सुदर्शन, मिड कैप शेयरों पर एक राय आपसे मिड कैप इंडेक्स पर भी और शेयरों पर भी लेना चाहता हूं। वो ये कि इस साल अगर देखें, इस कैलेंडर ईयर में तो मिड कैप शेयरों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है दिग्गजों के मुकाबले में। अब भी लगभग उन्हीं लेवल्स पर हैं जो साल की शुरुआत में थे। आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर है। क्या लगता है आपको, ये बरकरार रह सकती है या फिर इनके अब ज्यादा टूटने का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है? चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स के? नहीं, मुझे लगता है कि इनके अब ज्यादा टूटने का खतरा दिख रहा है, जो आपने अभी कहा। और ये इंडेक्स के चार्ट्स भी अब ये समझ में आ रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये दोबारा ऊपर तेजी के लिए एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं। तो मिड कैप से जब भी माहौल खराब होता है तो हमको पहला काम करना चाहिए कि हमारे ट्रेडिंग के मिड कैप्स जो भी हमने रख रखे हैं उनसे तुरंत निकल जाएं। शुक्रिया सुदर्शन। कोई डिस्क्लोजर? नहीं, मैं जिन शेयरों पर बात की है वो मेरे पास है नहीं। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये फिलहाल मार्केट पर टेक्निकल व्यू, लेकिन क्लियरली आज हम देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, और कन्विंसिंगली 7950 को तो इसने होल्ड किया हुआ है। बिल्कुल, और वही एक राहत की बात है शायद है, लेकिन ओवरऑल शुरुआत काफी कमजोरी के साथ होती हुई दिखी है। मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की। पहला सवाल में आज के लिए इतना ही। आप बने रहे सिंबी से आवाज के साथ। आगे फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। सोने में तेजी दिखी है, कच्चे तेल में एक बाउंस आया। आज आपकी क्या रणनीति हो, ये बताएंगे आगे। नमस्कार। बाजार 115 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का। और एक स्टॉक जो आपके फोकस पर इस वक्त होना चाहिए वो है भारती इंफ्राटेल। बड़ा उछाल इस कमजोर बाजार में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि कोई ऐसा ट्रिगर मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से भारतीय इंफ्राटेल में 10% का उछाल हो, क्योंकि अभी तक कहीं कोई बड़ा सौदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा कोई खबर
हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से लगे कि इतना बड़ा उछाल हुआ है। लेकिन स्टॉक एक्शन में है अच्छा खासा। आज के सेशन में आप देख सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल इस वक्त, और वॉल्यूम्स भी भारी भरकम हो चुके हैं। एनएससी पर इस वक्त 5,10,000 शेयरों का कारोबार शुरुआती 10-12 मिनटों में ही होता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग है कुछ एक स्टॉक्स में एक्शन, लेकिन एक्शन मिड कैप शेयरों में अब भी फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स एकदम शुक्रवार के लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आधा 1% का नुकसान सेंसेक्स निफ्टी में। एक्चुअली दिक्कत ज्यादा बैंक निफ्टी में है, जहां पर लगभग 1% की कमजोरी है, और यही वजह की बढ़ने वाले शेयर कम है 450 के आसपास, और कमजोर शेयरों की तादाद 700 के आसपास आपको नजर आएगी। इस वक्त ये है बाजार का ओवरऑल रुझान शुरुआती 10-12 मिनटों के कारोबार का। लेकिन बाजार काफी वॉलेटाइल, काफी एक्शन भर रहे हैं पिछले हफ्ते भी और आज भी। ऐसे में आगे डायरेक्शन क्या रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव सांघवी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। गुड मॉर्निंग वैभव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या लग रहा है बाजार को देखकर, जिस तरह से भारी भरकम उतार चढ़ाव हमने पिछले हफ्ते देखा और अब भी वो कोई वॉलेटिलिटी कम होने के संकेत दिख नहीं रहे, क्या इसी तरह के उतार चढ़ाव भरे ट्रेडिंग सेशन कुछ और देखने को मिलेंगे आगे? लगता तो है फिलहाल, बिकॉज काफी वेरिएबल्स है, इंक्लूडिंग जब तक फेड रेट हाइक का डिसीजन जब तक नहीं होता है, उसके पहले भी काफी इवेंट्स है, लाइक प्रॉब्ली अपना इंटरेस्ट रेट कॉल, और हाउ द कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कंटिन्यू टू परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, एंड मोर इम्पोर्टेंटली चाइना विच इज टॉक ऑफ द टाउन। जैसे अभी हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ द प्रॉब्लम क्या है करंटली वहां पे। सो बट इट इज मोर रिफ्लेक्टिव के ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में जो भी इफेक्ट दिखने मिल रहा है, अपने को संकेत मिल सकते हैं कि उसके कारण चाइनीज इकोनॉमी कितनी डम्प्स में है करंटली। सो यस, उन लोग ग्रोथ रेट बताते हैं कि 6% 7% के आसपास होगी, बट हमें नहीं मालूम कि वो 6% 7% कितना करेक्ट है। सो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी एटलीस्ट फॉर सम टाइम। और इस वॉलेटिलिटी में फिर इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं डिप्स पर सब लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करें, लेकिन इतनी भारी उठापटक के बीच क्या वाकई में वो लॉन्ग टर्म निवेशक और पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, और क्या आप एडवाइस कर रहे हैं कि उतरा जाए इस मार्केट? इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली कि इतने उतार चढ़ाव में निवेश करना फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस, इग्नोरिंग के शॉर्टर टर्म प्राइस मूवमेंट कैसे होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट अबाउट इट। हावेवर जो भी हो रहा है इन ग्लोबल स्केल, अगर आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में जो भी हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, और ग्लोबल ग्रोथ स्केयर सॉर्ट ऑफ है, उस सिनारियो में इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स एंड बेस्ट कंट्रीज टू प्ले, इन द सेंस कि वहां ग्रोथ है, करेंसी स्टेबिलिटी है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सो ऑन ब्रॉडर मैक्रो पैरामीटर्स इंडिया स्टैंड आउट कंट्री है, बट एज यू राइटली मेंशन, ये 2 महीना वोलेटिलिटी काफी रहेगी। सो मेरे हिसाब से या हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से आई थिंक ये वोलेटिलिटी जरूरी नहीं है कि वोलेटिलिटी में ट्रेड करना ही चाहिए। ओके, यू कैन वेट आराम से, अपने भाव से, अपने टाइम से, जब स्टेबिलिटी आती है और किसको निवेश करना है तो बाद में निवेश कर सकते हैं। कई लोग वो जो कहते हैं कि हमने 7700 के आसपास एक बार रुक कर वापस जो 8050 8100 तक की एक अपसाइड दिखाई है, हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद लगता है कहते हैं कि एक झटका और बाकी है जो बाजार को उससे भी नीचे ले जा सकता है, 74-7500 भी आ सकता है। क्या आप भी वैसी राय रखते हैं कि हाँ अभी कुछ और दिक्कतें बाकी है, कुछ और नए लोज देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तैयार रहना चाहिए इवेंट्स के लिए रादर देन लेवल्स के लिए। ओके, मेरे हिसाब से इवेंट्स जब तक खत्म नहीं होते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द लेवल्स कि 7400 है, 7500 है या 8400 है, इधर वेज। सो मेरे हिसाब से इवेंट्स जाने दो, वोलेटिलिटी खत्म होने दो, एंड देन प्रॉब्ली वन कैन लुक फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। हैविंग सेड दैट 7700 7800 बाय इटसेल्फ अट्रैक्टिव लेवल्स है लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इवेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइना को पढ़ना तो मुश्किल काम है, तो फिर क्या हमारे लिए ज्यादा सही यही है कि यूएस क्या करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस फेड भी ब्याज दरें अगर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा वो चाइना से काफी असर आने वाला ही है उसका। हाँ। तो क्या वो देखना और वो समझना ज्यादा ठीक है? लेकिन वहां पर भी सर्टेनिटी नहीं है ना कि यूएस कब वो रेट हाइक करने वाला है, वो खुद कंफ्यूज है कि सितंबर में करे, दिसंबर या जैन में करे, तो कितना टाइम रुकेगा निवेशक लॉन्ग टर्म व्यू लेने से पहले? मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी एज आई सेड सबसाइड होने दो, बिकॉज
वोलेटिलिटी में कभी भी डिसीजंस रैशनल लेना फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, हम लोग जो है जो पूरे डे इन एंड डे आउट जब मार्केट्स को देखते हैं, इट इज रिलेटिवली सेफर फॉर अस टू गो एंड इन्वेस्ट। बट फॉर एन रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी निवेशक है, उसके लिए ये वोलेटिलिटी इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। रही बात आपकी फेड रेट की कि वो सितंबर करे या दिसंबर करे या जनवरी करे, nobody knows that, okay? But however, जितने भी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं या जो भी डेटा आ रहा है फ्रॉम यूएस, फिलहाल लग रहा है कि द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग, ओके? वो जो अगर वो स्ट्रेंथ बता रही है यूएस इकोनॉमी, इट विल बी डिफिकल्ट, फेड के लिए भी डिफिकल्ट होगा इग्नोर करना वो स्ट्रांग डेटा पॉइंट्स को। वी कैन ओनली होप एंड प्रे, and emerging markets actually on an overall basis can only just wish कि वो थोड़ा postpone हो जाए, but postpone होके भी क्या फर्क पड़ता है, because ultimately वो होना ही है। So as soon as it gets over, it is good, ताकि volatility at least control में आए और थोड़ा clearer picture आ सके। और इंडिया का बड़ा ट्रिगर रेट कट आप उम्मीद कर रहे हैं पॉलिसी हाइक पॉलिसी डे से पहले आएगा? हमें नहीं मालूम कि पॉलिसी डे से पहले आए या नहीं आए, बट what I can say is के to a certain degree of certainty के the probability of rate cut is pretty high। अभी वो 10 दिन में आए, 15 दिन में आए या सितंबर एंड में आए, वो इतना मायने नहीं रखे। तो आप कह रहे हैं कि पिछली बार पॉलिसी में जब हम गए थे तब रेट कट की उम्मीद नहीं के बराबर थी? नहीं, इस बार उम्मीद है? नहीं, हमें लास्ट टाइम भी उम्मीद थी, ओके, बट आरबीआई के गाइडेंस के हिसाब से वो जो बोल रहे हैं कि आई थिंक दे विल वेट फॉर फेड रेट टू फेड रेट का एक्शन उन लोग देखेंगे और बाद में प्रोबेबली। मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर 16-17 को फेड रेट हाइक हो जाता है तो इंडिया में रेट कट होगा या नहीं? अगर नहीं होता है तो फिर इंडिया में क्या होगा? दोनों सिचुएशन में आपको क्या लगता है गवर्नर साहब क्या करेंगे? सो इन ऑल लाइकलीहुड वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो करते या नहीं करते। आई थिंक उनका जो इफेक्ट होगा दैट इज व्हाट दे विल मॉनिटर, ओके? अगर वो मॉनिटर करता है और ज्यादा टर्बुलेंट और ज्यादा वोलेटाइल इंपैक्ट होता है तो आई थिंक क्विकर फेड रेट और हायर फेड और प्रॉब्ली हायर रेट कट वुड बी ऑन कार्ड्स। अगर वो स्टेबलाइज हो जाता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, तो प्रॉब्ली ऑन यूजुअल कोर्स ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स कैन कम। सो मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज द इफेक्ट विच विल बी वॉच्ड रादर देन द क्वांटम विच विल बी वॉच्ड। क्योंकि आपने कहा कि इस समय थोड़ा सा कॉशन रहना चाहिए निवेशकों के बीच में, लेकिन आई एम श्योर आप अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कहां पर अब आपको लग रहा है इस तरह के मार्केट में इन वैल्यूएशंस पर अब अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलना शुरू होंगे? सी एज आई सेड 7,600 7,700 आर प्रीटी अट्रैक्टिव लेवल्स ऑन अ फंडामेंटल बेसिस और वैल्यूएशन के हिसाब से। हैविंग सेड दैट वी आर ए लॉन्ग शॉर्ट फंड के हमें नेसेसरी नहीं है कि हम कंप्लीटली इन्वेस्ट रहे हर वक्त, सो वी कैन टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश कॉल। सो करंटली इफ यू आस्क मी हम कैसे हैं, तो हमारा काफी कैश लेवल्स बढ़ा हुआ है। जो भी कैश लेवल्स नहीं है जिसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, आई थिंक वी आर बुलिश ऑन इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेड बाय ऑटोज और वो भी 4 व्हीलर्स एंड ऑटो इंसिलरीज एंड स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली फाइनेंशियल्स ऑन द प्राइवेट बैंक साइड। सो ये सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट किए हुए हैं। इफ यू आस्क मी कि कहाँ हम बेरिश है, डेफिनेटली हमें कमोडिटीज नहीं लगती है कि अभी भी बॉटम आउट हुए हैं, बिकॉज द पेन फ्रॉम चाइना कंटिन्यूज और हमें टाइम नहीं करना है कमोडिटीज एटलीस्ट। सो वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम कमोडिटीज फॉर श्योर। ऑप्टिकली आपको वैल्यूएशंस ठीक लगेंगे, चीपर लगेंगे, बट वी आर नॉट ऑफ फर्म बिलीवर्स ऑफ बार्गेन बाइंग ऑन कमोडिटीज। वैल्यूएशंस जिसकी बात कई लोग कर रहे हैं कि 200 रुपए में टाटा स्टील क्या बुरा है या 80-90 रुपए में हिंडाल्को क्या बुरा है, 3 से 5 साल में डबल हो जाए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हो सकता है, पर मुझे नहीं मालूम है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कांट प्री जज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन चाइना। अगर चाइना कंटिन्यूड डोल्ड्रम्स में रहा और मेटल प्राइसेस आप देखें, एल्यूमिनियम $1,800-$1,900 का $1,520-$1,525 आ गया है ना। जब ये प्राइस घटती है ग्लोबली, वो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे डायरेक्टली बॉटम लाइन में होता है। और सेकेंडली वन हैज टू अंडरस्टैंड कि पूरा कमोडिटीज जो बास्केट है, वो सभी कमोडिटीज में द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज के हाई डेट इंडस्ट्री है, ओके? सो वाइल कमोडिटी के प्राइस जब घट रहे हैं और उनका डेट सर्विसिंग करना होता है साइमल्टेनियसली, तो एटलीस्ट वो थोड़ा स्ट्रेस सिचुएशन
कई सारी स्टील कंपनियों की ईबिटा उतनी है जितना कि उनको ब्याज सो वो स्ट्रेस में व्हाई शुड आई डू एनी बार्गेन? इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं जाके इन्वेस्ट करूं, राइट? अगर थिंग्स जब स्टेबलाइज होता है तो व्हाई नॉट। एक और स्पेसिफिकली आपने जो चीज की, आपने जो इन्वेस्टमेंट के मौके बताए, ऑटो, बैंक्स, लग रहा है रेट सेंसिटिव पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल हैं। एक थीम और जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ वो एफएमसीजी और आईटी फार्मा शुरू की जो डिफरेंसेस हैं। क्या पहला तो ये कि रुपए पर आपका क्या व्यू है, क्या और कमजोर हो सकता है? ऐसे में फार्मा, आईटी क्या ये अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पर? रुपए हम जब 63.5 था तब हम डेफिनेटली कह रहे थे तभी भी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से तभी हम प्रीटी ओवर वैल्यूड थे और हमें लगता है कि 65 to 66 के बीच में रहेगा। एट प्रेजेंट 66 के ऊपर है करंटली। हमें लगता है कि ये 65.5-66 के लेवल पर स्टेबलाइज होना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म और ग्रेजुअली डेप्रिशिएट हुए ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। वी आर प्रीटी कंफर्टेबल विद इट। इन लाइट ऑफ दैट, यस, टैक्टिकली फॉर अ शॉर्टर टर्म ट्रेड आईटी फार्मा बन सकते हैं, बट हमें लगता है कि इन केस ऑफ स्पेशली इन आईटी बिजनेस इज प्रीटी कमोडिटाइज्ड और उसमें अच्छा पिक निकालने के लिए वी नीड टू सी अ डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल। अगर डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल मिलता है जिसमें देयर इज अ स्कोप ऑफ पी एक्सपेंशन तो डेफिनेटली वी मे गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन आईटी एज अ सेक्टर, बट अदरवाइज वो कमोडिटाइज्ड बिजनेस में हमें ये वैल्यूएशंस पे ठीक नहीं लगता। एज आई सेड, शॉर्टर टर्म स्ट्रेटेजिकली इट कैन आउट परफॉर्म फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट लॉन्गर टर्म वी आर प्रीटी बुलिश ऑन अदर सेक्टर्स रादर देन आईटी। इन केस ऑफ फार्मा, इट इज अ कंप्लीटली बॉटम अप ड्रिवन स्टॉक अप्रोच, क्योंकि हमें कौन से कंपनी में 483, कौन से कंपनी में इंपोर्ट वार्निंग्स, कौन से एफडीए अलर्ट्स जो भी आते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस। सो यू हैव टू एसेस ईच एंड एवरी स्टॉक डिफरेंटली, एटलीस्ट इन द फार्मा स्पेस। सो दैट इज अ व्यू ऑन आईटी एंड फार्मा। एंड कंजम्पशन, आई वुड रियली विश रूरल कंजम्पशन एक बार किकअप हो जाए, विच वी थिंक के वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना ही है। सो it can be as a defensive play, but again uske valuations are over the rooftop. I mean 30, 35, 40 times valuation dena for a sector, it is difficult for us at least. So that is the view on all these three sectors. अब ऑफ लेट हमने देखा है जब भी बाजार गिर रहा है, बिग बॉयज में ज्यादा गिरावट आ रही है, मिड कैप्स में उतना सेल ऑफ नहीं आ रहा है। तो क्या आप जैसे फंड्स ने यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया हुआ है कि आपको लग रहा है मिड कैप्स इज वेयर द बिगर मनी विल बी मेड? मिड कैप्स में mid caps always has stayed as fancy sectors because उसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स अपने को ऑप्टिकली दिखते बहुत अच्छे हैं और एज आई सेड इट इज वेरी इजी टू गेट लियर्ड बाय मिड कैप्स टू ऑन एन ओवरऑल बेसिस। टू आंसर द क्वेश्चन, डेफिनेटली फ्रंटलाइनर्स में प्रेशर आया है ओवर द लास्ट 2 weeks 3 weeks और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि वो एफआई सेलिंग काफी हुई है, राइट? जब ये एफआई की ईटीए फॉर पैसिव सेलिंग होती है तो द फर्स्ट इम्पैक्ट इज ऑन द फ्रंटलाइनर्स। एक बार फ्रंटलाइनर्स में इफेक्ट खत्म होता है तो देन इट गोज गोइंग डाउन ऑन द मार्केट कैप। We are very much confident on the frontliners rather than the mid caps currently. Mid caps में you have to be very careful because there are lot many factors कि regulatory change, corporate governance, business model, सब में consistency होनी चाहिए and then probably if you are convinced about a mid cap, जब जाके आप mid cap में थोड़ा पैसा डालो, but उसके लिए एकदम in-depth research चाहिए। फिलहाल we are pretty bullish on the larger cap side currently. आपकी रिसर्च टीम में से जो 2 या 3 ऐसे स्टॉक जो आप रिकमेंडेशन लिस्ट में है, लार्ज कैप्स में से या मिड कैप्स में वो होता है? इंडिविजुअल स्टॉक्स तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकूंगा बिकॉज ऑफ ऑल द कंप्लायंस रीजंस व्हिच यू नो, बट एज आई सेड सेक्टर्स के हिसाब से इंडस्ट्रियल्स ठीक लगते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लेड बाय 4-wheelers रादर देन 2-wheelers, बिकॉज 2-wheelers हमें लगता है कि प्रॉब्ली एक बार रूरल रिकवरी आने तो बाद में देखेंगे 2-wheelers को। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में टैक्टिकली प्राइवेट बैंक्स की साइड। सो दीज आर द सेक्टर्स हम बुलिश है। कमोडिटीज वी आर एब्सोल्युटली स्टेइंग अवे। ओके, तो ये राय आती हुई वैभव की जहां पर आपको खरीदारी के मौके बन सकते हैं ऑटो स्टॉक्स में, 4-wheeler ऑटो स्टॉक्स में और प्राइवेट बैंक्स, इंडस्ट्रियल दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर वो तेजी करने की राय दे रहे हैं। शुक्रिया वैभव आपका हमारे साथ जुड़कर आज बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार पर डालिए नजर, 130 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 35 अंकों का, 0.5% की कमजोरी दिखेगी सेंसेक्स और निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी लगभग 1% कमजोर है इस वक्त। लेकिन ब्रेक के जाते जाते कुछ आउट परफॉर्मर्स हमारे दर्शकों के लिए सामने रखते हैं। भारतीय इंफ्राटेल जो करीब 9% के गेंस दिखा रहा है। याद
याद रखिए पिछले सेशन में इसकी काफी धुलाई हुई थी और यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट मूव आया है। मर्केटर लाइन्स, ये भी स्टॉक आज काफी एक्टिव, इसमें भी करीब 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। आज के ट्रेड में मर्केटर में फंड एक्शन बढ़ रहा है। 2170 पर हमने देखा 30 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है एक फंड की ओर से और वहां पर एक्शन बनता हुआ। तो ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई भी दिखाई दी है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन टेक्निकल सेटअप बाजार का कैसा है, कहां पर बाजार सपोर्ट लेने को तैयार है, किन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो ये माने कि तेजी फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी, इस पर हम राय लेकर आएंगे S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी से इस ब्रेक के साथ। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी, उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में, उस पर ली जाए राय। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं सिमी भौमिक, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही हेमांग गौर। हेमांग, ये बताएं, आइडिया और भारती क्या दो स्टॉक खरीदने लायक है? खबरें पॉजिटिव आती हुई दिख रही है कि दिल्ली में इन्होंने अपने पोस्ट पेड डेटा टैरिफ के लिए 20% दाम बढ़ाए हैं। क्या असर पड़ेगा शेयरों पर और क्या मौका है तेजी करने का? अगर देखिए ये जिस हिसाब से मार्केट अभी नीचे गैप डाउन दिखा रहा है, एसजी प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई 50% के अंक से नीचे खुलेगा। हाँ, तो 50 पॉइंट नहीं, आजकल क्या जो लेवल बोलो वो आ जाता है, इसलिए डर लग रहा है और कोई बात नहीं। तो अगर मेरे हिसाब से भारतीय अगर वही जो 363 के आसपास का बंद दिया है, अगर वही रेंज में आता है तो मेरे हिसाब से उसके अंदर एक 350 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग का पोजीशन बनाना चाहिए। मुझे लगता है 372 375 का एक आध 2 दिन के अंदर जो टारगेट है वो आ सकता है। और इफ अदर वे राउंड अगर वो 370 प्लस अगर लेवल खुलता है तो मैं बोलूंगा 372 375 के आसपास अगर आपको शॉर्ट इनिशिएट करना हो तो भी कर सकते हैं, बट एक 382 का जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करके चल सकते हैं। सेम वे अगर आइडिया की बात करें तो आइडिया 154 का क्लोज दिखा रहा है, तो वो 148 के स्टॉप लॉस से हम उसके अंदर भी बाई कर सकते हैं और ऊपर में 162 या 165 तक का एरिया दिख रहा है। एंड इनकेस इफ इट मूव्स अराउंड 160 162 प्लस लेवल तो मुझे लगता है कि 165 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर आप अगर मंदी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मोटा मोटी ये रेंज बाउंड ही रहेंगे, तो अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर के लेवल से सेल करें और नीचे है तो नीचे से बाई करें। तो चलिए, तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक रहेगा, रेंज बाउंड रहेंगे टेलीकॉम स्टॉक्स भी, ये कहना है हेमांग का। शुरुआत होने की तैयारी, भारतीय बाजारों के प्री ओपनिंग सेशन में संकेत कैसे मिलेंगे देखते हैं, लेकिन इस बीच एसएक्स निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया। महज 33 अंकों का नुकसान बचा है। कुछ देर पहले ये 60 अंक नीचे दिख रहा था। हालांकि एशियाई बाजारों में कोई साइजेबल रिकवरी नहीं हुई है, अब भी 1% नीचे निक्केई के बाजार है, शंघाई के बाजारों पर नजर आ रही है, यहाँ पर 3% के आसपास का नुकसान अब भी बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सिचुएशन बेहतर होने के आसार देखते हैं कि क्या एफआईएस की खरीदारी के आंकड़ों के दम पर भारतीय बाजार थोड़ी बेहतर शुरुआत कर पाते हैं, जैसा कि हम अंदाजा लगा रहे थे। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 45 अंक ऊपर निफ्टी पर और 150 अंक ऊपर सेंसेक्स नजर आएगा। बीपीसीएल 5% के गेंस के साथ टॉप गेनर है इस वक्त, और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक 3% ऊपर नजर आएंगे। 3.5% की मजबूती इन्फोसिस में दिखेगी आपको, और कमजोरी के लिहाज से जी एंटरटेनमेंट 3% नीचे। रुपया कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है, 11 पैसों की कमजोरी इस वक्त करेंसी मार्केट में दिखेगी आपको। 66.25 का लेवल है इस वक्त करेंसी मार्केट का। तो मामूली नुकसान के साथ, कमजोरी के साथ शुरुआत की है करेंसी मार्केट ने। आज रुपए में थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखा है, शायद क्रूड के बढ़े हुए दामों का एक असर आप देख सकते हैं इस वक्त रुपए पर आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे लेते हैं राय। इन्फोसिस के लिए एक खबर ये भी आती हुई दिख रही, 3 और कैंपस खोलने के लिए यहाँ मंजूरी मिली है इन्हें, साफ तौर पर कर्नाटक में। ये बताएं अविनाश, इन्फोसिस या फिर कोई और आईटी स्टॉक इस वक्त खरीदने का मौका दे रहा है आपको? आई थिंक बोथ इन्फोसिस एज वेल एज एचसीएल टेक्नोलॉजीज, मुझे लग रहा है अनिल जी, अगर हम थोड़ा सा लंबी अगर अवधि की बात करें तो यूएस का जो जीडीपी डेटा आया था वो काफी एनकरेजिंग था, और मेरे ख्याल से सेकंड हाफ ऑफ 2015 में मुझे लग रहा है कि और थोड़ी इंप्रूवमेंट यूएस इकोनॉमी में आएगी। तो आई थिंक लुकिंग एट द काइंड ऑफ प्राइस, मुझे लग रहा है बोथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज एज वेल एज इन्फोसिस की आज ये खबर के कारण तो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा एक्शन में रहना चाहिए। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस भी देखें तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के कारण मार्जिन्स में थोड़ी कटौती हमने इस क्वार्टर में देखी थी। लेकिन आगे अगर आईएमएस स्पेस की बात करें तो अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली काफी एक्शन देखने को मिल सकता है टेक काउंटर्स में। सेमी मेटल्स में हमने देखा था पिछले सत्र में एक अच्छी
तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। वेदांता का शेयर याद होगा आपको करीब 5% के गेंस दिखा रहा था। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। आज चार्ट्स पर क्या संकेत मिल रहे हैं? ये जो भी मूव है क्या वो नई तेजी का असर है या फिर आपने प्राइमरीली शॉर्ट कवरिंग देखी है जो शायद आज लास्ट ना करे? हाँ देखिए हर्षदा, इन स्टॉक में जिनका भी आपने नाम लिया है, टाटा स्टील, वेदांता, कहीं पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं है। अगर कोई भी रैली देखने को मिल रहा है तो फिलहाल वो शॉर्ट कवरिंग रैली है। तो इंट्राडे के लिए अगर मोमेंटम अच्छा है रहता है तो 2-1 रुपया स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी किया जा सकता है, पर ओवरऑल कोई डिलीवरी पोजीशन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं ओवरऑल इन दोनों स्टॉक में नेगेटिव हूँ। मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक में अभी भी डाउनसाइड बाकी है, और या अगर डाउनसाइड ना भी जाए तो भी यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड जाने का उम्मीद भी बहुत कम है। तो मैं मतलब डिलीवरी के लिए कोई भी बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, अगर इंटरडे ट्रेड और इंटरडे चार्ट्स अच्छा रहता है तो 1-2 रुपया स्टॉप लॉस लगा के जरूर लॉन्ग पोजीशंस लेने का कोशिश करूंगी, पर वो भी इंटरडे 4-5 रुपया टारगेट्स के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में। लेकिन देख लेते हैं आज कहाँ मौके हैं आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से। सारी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए क्या राय सब तरफ खरीदारी की है? जी, मिली जुली राय निकल कर आ रही है और जो रुझान है वो मिड कैप इंफ्रा काउंटर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले कॉल से शुरुआत करते हैं। समीर बगाड़िया ने आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि बुलिश रुझान देखने को मिल रहा है और 215 जो कि एक सपोर्ट लेवल है वहां से खरीदारी देखने को मिल सकती है और अगले कुछ दिनों में 244 तक के लेवल्स भी काउंटर आपको दिखा सकता है। दूसरे कॉल में बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। मोहित गाबा ने रिलायंस इंफ्रा में बिकवाली करने की राय दी है। अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़ दिया। स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड देखने का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिनों में 330 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में भी बिकवाली की ही राय निकल कर आ रही है। हेमंत कपाड़िया ने आरईसी में बिकवाली करने की राय दी है। यहाँ पर भी इनका मानना है कि टेक्निकल चार्ट्स में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इंट्राडे में ही यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय 243 तक के लेवल्स के काउंटर आपको दिखा सकता है। ये थे 3 टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन हमारे साथ सिमी भौमिक भी है। सिमी, बताएं आप कौन से 2 ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आए हैं आज? देखिए अनिल जी, एक स्टॉक में मैं बहुत बुलिश हूँ जो अशोक लेलैंड है। 92 के आसपास उस दिन का क्लोजिंग था। हालांकि डे हाई के आसपास बंद नहीं किया था, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बेस बना चुका है और ये अपसाइड ब्रेकआउट देने का इंतजार में है। ये स्टॉक में मेरा रडार में है। 89 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। 95 से 96 का टारगेट है मेरा। इंट्राडे भी आ सकता है और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और टारगेट्स भी अचीव नहीं हुआ तो कोई कैरी करके ले भी जा सकता है कल के लिए। और दूसरा स्टॉक मेरा होगा अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसमें अच्छा रिकवरी फ्राइडे का सेशन में देखा गया था। इनफैक्ट डे हाई के आसपास बंद भी किया था ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक खरीदारी करने का सलाह मैं इसमें देना चाहती हूँ। 1310 के नीचे स्टॉप लगा के मैं पोजीशन लेने के लिए कहूंगी। मेरा टारगेट होगा 1390 का। ये भी कल तक रखा जा सकता है अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। ओके, ये फिलहाल राय अपोलो हॉस्पिटल एक प्रेफर्ड पिक सिमी की ओर से आज के सत्र में। ऑयल कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जहां पर ओएनजीसी पिछले सत्र में करीब 5% भागा। केन इंडिया में खरीदारी होती हुई दिखाई दी और ट्रिगर यही था कि कच्चे तेल में एक पुल बैक आया। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड भी जो हमने लास्ट ट्रेड्स देखे थे $50 के ऊपर ब्रेंट जाता हुआ दिखाई दिया था। कितना पॉजिटिव है अविनाश इन कंपनियों के लिए? ओएनजीसी ऑफ कोर्स अपने पार्टनर्स के साथ $24 बिलियन का निवेश मोजाम्बिक में कर रहा है एलएनजी में। उसका भी क्या आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा फायदा और बड़ा ट्रिगर रहेगा स्टॉक पर आज? इनफैक्ट ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्रूड का जो बाउंस हमने देखा है उसका डेफिनेटली फायदा ओएनजीसी को मिलेगा। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो हर्षदा ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट का पेबैक जो है वो आने के लिए काफी समय लग सकता है। ऑल्दो सेंटिमेंटली ये न्यूज पॉजिटिव है, बट क्लियरली आई थिंक कितना क्रूड बढ़ेगा आगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी हमको पता है कि ईरान का क्रूड अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं आया। तो जो भी बाउंस बैक है वो मुझे लग रहा है शायद $50 या $55 तक मोर और लेस स्टेबलाइज होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो भी क्रूड रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, जैसे केन इंडिया की बात आपने की, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अभी भी इस लेवल पे ये कहना मुश्किल है कि कितना इंक्रीमेंटल गेन केन को मिलेगा, क्योंकि क्रूड जिस प्रकार से गिरा है मुझे लग रहा है कि पूरे साल में आने के लिए कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रनअवे रैली क्रूड में होगी। तो आई वुड से दैट इट्स बेटर टू टेक अप पोजीशन ऑन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जहां पे हमने अच्छी सेक्युलर ग्रोथ देखी है। हालांकि थोड़ा बहुत क्रूड बाउंस बैक हो चुका है, लेकिन आगे भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आएगी वो बहुत ओएनजीसी या केन के मुकाबले में काफी अच्छी रहेगी।
ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर। स्टॉक्स यहाँ पर एक राय लेना चाहता हूँ सद्भाव इंजीनियरिंग पर। सिमी, इनकी ग्रुप कंपनी सद्भाव इंफ्रा का आईपीओ आज से खुल रहा है। 210 करोड़ रुपए इन्होंने फंड्स को एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर बेचकर जुटाए। 100 से 103 रुपए की इश्यू प्राइस है, 425 करोड़ का इश्यू साइज है। लेकिन ये बताएं कि सद्भाव इंजीनियरिंग में क्या किसी तरह के चार्ट पर खरीदारी का मौका है जब इनकी ग्रुप कंपनी का आईपीओ आज से खुल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लैगिश रह सकता है ये स्टॉक, पर मेजर सपोर्ट ये इसका 290 से 275 के बीच में है और 275 के आसपास इसका 200 डेमा भी है। तो मतलब जब तक इस रेंज को ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, 287 के आसपास है, सॉरी 275 इसका रिसेंट लो था जो कि मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 275, 287, 290 ये पूरा रेंज है इसका सपोर्ट लेवल, और 300 के नीचे कभी भी आ सकता है। और एक्यूमुलेशन अगर करना ही है शॉर्ट टर्म का नजरिया रख के, तो मुझे लगता है कि 275 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 350 से 360 का उम्मीद रखा जा सकता है शॉर्ट टर्म पर। अब थोड़ा बहुत चार्ट्स में जो सेंटिमेंट है बेटर है, पर थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिल सकता है। नीचे खरीदने का ही सलाह मेरा है 275 का स्टॉप लॉस के साथ। कितनी वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस इशू के बाद? अब आपका क्या अंदाजा है कंसिडरिंग कंपनी के हाथ हमने देखा है 1200 करोड़ से ज्यादा के एक्टिव रोड प्रोजेक्ट्स हैं? आई थिंक डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग अच्छी होगी, लेकिन जो भी ये इशू के लिए अप्लाई करेगा मेरे ख्याल से लंबा निवेश अगर प्लान में है तो ही करे, क्योंकि हमने देखा है हर्षदा की बोथ टॉप लाइन एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट अभी भी कंपनी के काफी ज्यादा है। मेरे ख्याल से अभी भी लिवरेज पोजीशन बड़ी है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम नेट लेवल पे देखें तो अभी भी कंपनी घाटे में है। तो मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 क्वार्टर्स हो सकता है कि घाटे कंटिन्यू हो, बट ओवरऑल आपने सही कहा कि जिस प्रकार का ग्रोथ ईपीसी प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने कहा है, मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक डेफिनेटली आगे भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये जो प्राइस कंपनी ने डिमांड की है 100-103 कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ प्रोपोजिशन, बट इसके लिए थोड़ा सा एक जेस्टेशन पीरियड लगेगा जो मुझे लग रहा है कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स हो सकता है। ओके, 6 से 12 महीने तक के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखना ठीक होगा। ग्रेन्यूल्स, इसके चार्ट्स देखकर बताएं सिमी क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी 40 लाख शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रोमोटर्स को किया गया है, लेकिन प्राइस जो की गई है वो काफी नीचे की है। 85 रुपए की स्टॉक उससे काफी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ग्रेन्यूल्स का। मेरे ख्याल से 115 रुपए के आसपास शुक्रवार को था ये स्टॉक, माफ कीजिएगा, जी हाँ 122 रुपए के आसपास। ये बताएं क्या मौका है खरीदारी करने का, या फिर क्योंकि नीचे की प्राइस पर अलॉटमेंट हुआ है एक करेक्शन दे सकता है? क्या है चार्ट पर, क्या रुझान है इस वक्त? जी, करेक्शन तो दे ही सकता है। आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, पर जो 115 का लेवल अपने मतलब बता रहे थे, तो 115 ही इसके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है। हो सकता है ये स्टॉक वहां पे आएगा। 115 से 110 का रेंज ही मुझे लगता है कि ऐसा रेंज है जहां पे खरीदारी करने का मैं सलाह दे सकती हूँ। 120-125 के आसपास तो बिल्कुल नहीं। 115-10 का सपोर्ट के आसपास ये आएगा, वहां पे कंसोलिडेट करेगा तो 5 रुपया या 10 रुपया मैक्सिमम स्टॉप लगा के खरीदारी किया जा सकता है। 135 से 145 का टारगेट आएगा। नीचे खरीदारी करने का ही सलाह रहेगा मेरा, क्योंकि आरएसआई में थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ओके, ये फिलहाल राय ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आती हुई। इंफ्रा काउंटर्स में हमने देखा इंटरेस्ट आया था, हेमांग आईआरबी इंफ्रा एंड द लाइक्स काफी एक्टिव थे। क्या आपको आज भी अपॉर्चुनिटी तेजी की दिख रही है, या फिर पिछले हफ्ते के मूव्स आगे एक्सटेंड नहीं होंगे? नहीं, पर्टिकुलरली अगर उसके अंदर देखें तो ओवरऑल हर एक स्टॉक के अंदर, और पर्टिकुलरली जो आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो एक अपसाइड में 270-280 के रेंज और नीचे में 220-230 के बैंड में ही वो घूम रहा है। तो कोई एक बड़े, जैसे कि हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि बड़े ब्रेकआउट के बाद ही कोई नई पोजीशन बना सकती है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर अपसाइड पे आता है अराउंड 250-252 के आसपास, तो उसके अंदर शॉर्ट इनिशिएट करिए, वो एक बेटर प्रपोजिशन रहेगा रादर देन गोइंग लॉन्ग। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये एक और स्टॉक है जिस पर हेमांग आपसे राय लेना चाहता हूँ। 6000 करोड़ के लोन के लिए 525 स्कीम में ये रिकास्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जेएसडब्ल्यू एनर्जी कुछ उछल सकता है, खरीदारी करनी चाहिए या फिर उछाल में शॉर्ट करें इसे? मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स के अंदर उछाल में अगर स्टॉक करे वही एक बेटर रणनीति रहेगी, क्योंकि अगर इसके अंदर पोजीशन अगर देखें तो एट एवरी राइज जैसे मोमेंटम गैदर होता है वहीं से फॉल आता है और नया लो बनता है। तो अगर जैसे आप बता रहे जो न्यूज चल रही है उसके तहत अगर 74 के आसपास आई थिंक सो बंद है, तो 75-76 आता है, तो 77 हाफ के स्टॉप लॉस से इसको सेल करे, वही एक बेटर ऑप्शन रहेगा रादर देन गोइंग लॉन्ग एट दिस लेवल। सिमी, जिलेट, क्या फिलहाल आप इंडिकेशंस ले रही हैं या क्या संकेत ले रही हैं चार्ट से?
देखिए हर्षिदा, इस स्टॉक में मैं बुलिश हूँ और मुझे ये डिस्क्लोज करना है कि ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है। स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि कोई भी डीप खरीदारी के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन है और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, ये स्टॉक एक हाई प्राइस स्टॉक है तो इसमें भी वॉलेटिलिटी रह सकता है। पर जो फॉर्मेशन है उसका बेसिस पर ये लगता है कि अभी 43-4400 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है और जब तक वो सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक वापस इसमें मोमेंटम बरकरार रह सकता है। थोड़ा बहुत रिकवरी लास्ट वीक में देखा गया था और 5000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। 5000 लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है और मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये स्टॉक, तो इसमें मैं बुलिश हूँ। ट्रिगर जिलेट के लिए यही है कि जो नंबर्स आए हैं वो काफी शानदार है, 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। अविनाश, और क्या जिलेट इकलौता ऐसा परफॉर्मर रहेगा एफएमसीजी स्पेस में जहां पर आपको लग रहा है आज एक्शन देखने को मिलेगा, या फिर द अदर एफएमसीजी प्लेस में भी इतनी ही पोटेंशियल दिख रही है, स्पेशली इस तरह के मार्केट में? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिलेट का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी रोबस्ट है। इनफैक्ट नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अच्छे हैं इसलिए स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आएगी, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल ज्यादातर आई थिंक एक सेकुलर ग्रोथ मॉडल है। ज्यादातर ऐसा नहीं है कि मानसून अच्छा हो खराब हो तो इनकी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बट क्लियरली अगर हम दूसरे एफएमसीजी प्लेयर्स की बात करें हर्षदा, तो मानसून एक बहुत बड़ा वेरिएबल होता है। वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से दैट जिलेट गिरावट में अगर करेक्ट होता है या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली एक गुड पोर्टफोलियो स्टॉक साबित हो सकता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है जिलेट और उस लिहाज से खरीदारी का मौका आपके लिए हो सकता है यहाँ पर। और अरबिंदो फार्मा के चार्ट्स देखकर बताएं सिमी क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खबर आ रही कि एक दवा के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है, क्या खरीदारी का मौका है? जी, ये स्टॉक में अनिल जी मैं बुलिश हूँ और मेरा राडार में ये स्टॉक आज भी है। मेरे क्लाइंटों को मैंने सलाह दिया है आज खरीदारी करने के लिए। ये स्टॉक जो है लग रहा है कि एक मेजर करेक्शन इसमें आ चुका है और एक बेस बन चुका है। अभी 720 का 730 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होगा। इस लेवल को अगर ये स्टॉक होल्ड करेगा तो आगे जाके कुछ ट्रेडिंग सेशन में मैं 810 से 820 का टारगेट देख रही हूँ। 750 के आसपास बंद किया था, 730 के नीचे स्टॉप लगा के या 720 के नीचे स्टॉप लगा के 820 का टारगेट रखा जा सकता है। इसमें थोड़ा बहुत मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड को रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। प्री ओपनिंग सेशन से संकेत काफी बेहतर है, 1/4% ऊपर सेंसेक्स है, 77 अंक ऊपर और निफ्टी 7 अंक ऊपर दिख रहा है, तो एक काफी बेहतरीन शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी के मुकाबले में, जहां पर हम 35 अंक नीचे की ट्रेडिंग देख रहे थे। काफी देर तक 50 पॉइंट नीचे एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर दबाव रखेगा, 0.5% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन बाकी शेयर मजबूत नजर आ रहे हैं। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान के साथ 25 अंक ऊपर सेंसेक्स, 5 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ अब फ्लैट होकर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बनता हुआ 7800 के नीचे, 50 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 25 अंक नीचे। कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, लगभग 100 पॉइंट का नुकसान आपको दिखेगा सेंसेक्स पर और निफ्टी 35 अंक नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल ठीक शुरुआत उसी तरह की हुई जैसा आपने एसजेएक्स निफ्टी पर देखी है। 0.5% का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा दोनों ही इंडाइसेस में। 40 अंक नीचे अब हो चुका है निफ्टी और 150 अंक नीचे सेंसेक्स पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा इस वक्त आपको। बैंक निफ्टी भी 0.5% कमजोर है, तो दिग्गजों पर मार पड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब यहां पर सेटल होते हुए दिख रहे हैं 7950 के आसपास पहला सपोर्ट निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है, 140 अंक नीचे सेंसेक्स। आइए दबाव कहां से बन रहा है ये देख लेते हैं। वेदांता 2.5% नीचे, टाटा स्टील 1.5% नीचे, तो ये दो स्टॉक हैं जो दबाव बना रहे हैं। माइंस एंड मिनरल्स स्पेस से एनएमडीसी और कोल इंडिया 1.5% नीचे, भेल यहां पर नुकसान 1.5% का, बजाज ऑटो 2.5% नीचे आज खुलता हुआ दिख रहा है, तो दिग्गजों में बजाज ऑटो लीड कर रहा है कमजोरी को वेदांता के बाद। इसके अलावा अगर आप देखें तो टीसीएस, आईटीसी जैसे डिफेंसिव शेयर भी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और पीएसयू बैंक्स में बीओबी और एसबीआई कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ये है स्टॉक्स जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। मजबूती कहां है? एचएलटेक का जिसका जिक्र अविनाश कर रहे थे, इन्फोसिस के साथ मजबूत खुला हुआ है, 2-2.25% ऊपर है। इसके अलावा ओएनजीसी में 1% की मजबूती, केन इंडिया 1% मजबूत है। आइडिया सेलुलर, भारती हरे निशान में खुले मामूली तेजी के साथ और फार्मा स्टॉक्स में ल्यूपिन, डॉक्टर, सिप्ला पॉजिटिव खुलते हुए दिखे। बाजार की कमजोरी थोड़ी सी अब
कम होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स 100 अंक नीचे, निफ्टी में नुकसान 27 अंकों का। आइए वायदा कारोबार की तरफ। एमटेक ऑटो 3% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर, और इतना ही कमजोर है भेल का स्टॉक भी जो कमजोर है 3% नीचे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी, पीएफसी आरईसी दोनों ही 2% कमजोर है। कावेरी सीड्स में 2.5% का नुकसान आपको नजर आएगा इस वक्त। जेपी एसोसिएट जैसे शेयर भी 2% नीचे। रिलायंस कैपिटल नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। वोखार्ड, एलआईसी हाउसिंग में भी नुकसान है। मजबूत क्या है? औरोबिंदो फार्मा टॉप गेनर 2.5% के फायदे के साथ, जो कि यूएस एफडीए की मंजूरी मिली इनकी एक दवा को, उसका फायदा। अदानी पोर्ट 1.5% ऊपर। एक्सेल टेक में मजबूती आपको नजर आएगी। कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। औरोबिंदो के अलावा अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क, इवन सन फार्मा भी 1.25% मजबूत। बाजार शार्पली रिकवर करते हुए दिख रहे हैं लोअर लेवल से। अब महज 60 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, निफ्टी 18 अंक नीचे। मिड कैप शेयर एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी परेशान कर रहा है 0.5% के नुकसान के साथ। फैसला कहां नजर है आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स भले ही हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अनिल इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पर सेंसेक्स निफ्टी में ज्यादा दबाव है, बैंक निफ्टी ज्यादा पिटा है, मिड कैप इंडेक्स उतना ज्यादा नहीं गिरा है। बहुत ही फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही। कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर हैं, एस्टेक लाइफ साइंसेज, गोदरेज एग्रोवेट की डील के बाद स्टॉक देखिए करीब 5.5% तक की तेजी। इनफैक्ट अब आपकी स्क्रीन पर आया 6% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। यहां पर गोदरेज कंज्यूमर भी आपके लिए हाजिर करेंगे और गोदरेज इंडस्ट्रीज भी। ऑफकोर्स गोदरेज एग्रोवेट सब्सिडरी है इंडस्ट्रीज की, तो वहां पर भी कुछ फायदा आता हुआ। गोदरेज कंज्यूमर क्योंकि इनकी एफआई और एनआरआई निवेश की लिमिट बड़ी है, 40% पर आई है, तो स्टॉक में करीब 2% की तेजी बन रही है। मर्केटर लाइन्स, यहां पर हमने देखा है बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई पिछले सेशन में। स्टॉक 4% पिछले सत्र में भागा था और आज भी देखिए 3% से ज्यादा के गेन्स मर्केटर लाइन्स में आते हुए। कुछ और काउंटर्स में अदानी पोर्ट एंड एसईजेड ये 2% ऊपर है। बिल्ट में आज हमने देखा करीब 1.5% तक के गेन्स। डिशमिन जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई। सद्भाव इंजीनियरिंग, सद्भाव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का इशू आज खुल रहा है और स्टॉक सद्भाव इंजीनियरिंग का देखिए करीब 1% से ज्यादा की गेन्स दिखाता हुआ आज शुरुआती कारोबार जो है वो मजबूती का ट्रेड यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है। हेक्सावेट जैसे काउंटर्स, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स है जहां पर 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग मूवर्स हैं आज के ट्रेड के। हालांकि कुछ और काउंटर्स देखिए मिड कैप साइड पर, जिलेट जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, नतीजे अच्छे, मुनाफा 4 गुना बढ़ा है। अदर एक्सपेंसेस के बावजूद हमने देखा मार्जिन में अच्छी खासी बढ़त आती हुई। 5% के गेन्स स्टॉक में देखने को मिले हैं। भारतीय इंफ्राटेल में 6% से ज्यादा की मूव आज सुबह सवेरे देखने को मिल रही है। और बिंदु फार्मा करीब 2.5% ऊपर आज के ट्रेड में। जीआईसी हाउसिंग, ग्लेनमार्क जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है खरीदारी अच्छी हो रही है। लेकिन मिड कैप फार्मा में आप जुबिलेंट लाइफ साइंसेज को भी जोड़ लें जहां पर 1 से 1.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मिड कैप टेक्नोलॉजी काउंटर्स, माइंड ट्री, हेक्सावेयर, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है काफी सब्सटैंशियल गेन्स आते हुए। 2% से ज्यादा के मूव्स इन स्टॉक्स में आते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ खरीदारी का मोड बनता हुआ। सेल साइड की पोजीशंस में रिलायंस इंफ्रा है, फ्यूचर रिटेल, ईरॉस जैसे काउंटर्स, अशोका बिल्डकॉन, पटेल इंजीनियरिंग, यहां पर आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। और बाजार खुलते ही अपडेट्स एलएनटी की ओर से आते हुए इनको करीब 1500 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है। स्टॉक आज एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ, हल्का सा नेगेटिव रुझान यहां पर देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है एस्टेक लाइफ साइंस, जहां 190 रुपए पर प्रोमोटर्स की 45% स्टेक गोदरेज एग्रोवेट खरीद रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक तेजी दिखा रहा है 5% ऊपर 254 रुपए का लेवल, जबकि डील जो हुई वो 190 रुपए में हुई है। हो सकता है बाजार शायद इस वजह से खुश हो कि प्रोमोटर बदल रहे हैं, अब गोदरेज प्रोमोटर हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि एस्टेक का शेयर जो बदलेगा तो या अगर आप टेंडर कर पाएंगे तो वो 190 रुपए पर होगा। तो इसलिए जो ज्यादा उत्साहित है उन लोगों को समझना चाहिए कि डील की प्राइस क्या है इस वक्त। लेकिन फिलहाल बाजार का मूड कमजोरी की तरफ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। लगभग 25 से 30 अंकों का नुकसान आप देखेंगे निफ्टी में। और निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज सुबह सुबह की देख ली जाए किस तरह का कारोबार हुआ है। 7960 ये है लो का, और 8010 8009 है ऊपर का लेवल। अब 100 अंक नीचे, 110 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 35 अंक नीचे, फिर से दिन के लो पॉइंट की तरफ बाजार आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ऐसे में किस लेवल पर खरीदारी करना चाहेंगे सिमी, और आपके लिए फिर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा इंट्राडे के लिए?
देखिए अनिल जी, ये निफ्टी जहाँ पे खुला है और जहाँ पे अभी मेंटेन कर रहा है, बहुत ही नजदीक है इसका जो माइनर सपोर्ट 79.50-55 के आसपास माइनर सपोर्ट है। पहले तो मैं उस लो को देखूंगी, वो लेवल को देखूंगी, ये निफ्टी ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रिज हो भी जाता है तो भी मुझे लगता है कि 79.20-25 के आसपास एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है। तो 79.20-25 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करने का सलाह दूंगी। पहले तो अगर 50-55 का सपोर्ट को ही होल्ड कर जाता है तो बेहतर है, 79.20 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। नहीं तो अगर 79.20-25 तक अगर इंतजार करना पड़े तो भी मुझे लगता है कि एक 7900 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का ही सलाह देना पड़ेगा। ऊपर में जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा वो 7990 से 8010 का होगा, वहीं पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। पर 8010 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करेगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। क्लोजिंग बहुत अच्छा होगा अगर 8120 के ऊपर आके होता है तो, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को उसी लेवल के आसपास से हम लोग नीचे आ गए थे। तो क्लोजिंग वाइज हम लोग को 8120-25 के ऊपर अगर बंद कर पाए तो कल के लिए सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर होगा। नीचे खरीदारी का ही सलाह दिया जाता है। डिमांड, लेकिन बैंक निफ्टी आज देखिए फिर से 124 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पर और कितना पेन है? 17,000 भी टेस्ट होगा ऐसे पूरे संकेत? डेफिनेट है, चांसेस आर वेरी ब्राइट कि वो 17,000 वगैरह का जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ऊपर के सेट पे 17,600 मेरे हिसाब से एक अच्छा रेजिस्टेंस और एक अच्छा कैप मतलब बनेगा जो 17,000, और उसके ऊपर अगर चलता है तो ही मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें तेजी का कोई व्यापार या कोई रणनीति बनानी चाहिए। बट ओवरऑल अगर ऊपर आता है तो ये लेवल से सेल करना है, और उससे ज्यादा 16,650 और 16,300 ये महत्वपूर्ण लेवल है। जो अगर उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो डेफिनेट है कि हम लोग 1000 पॉइंट का भी एक फॉल उसके अंदर देख सकते हैं। तो क्रुशियल एट 16,650 और 16,300 रहेंगे। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन आएगा एक बड़े फॉल के लिए बैंक निफ्टी में। जिलेट दमदार नतीजों के बेसिस पर आज का स्टार परफॉर्मर है। 5% का बड़ा उछाल जिलेट में अब आ चुका है और यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। अब काफी तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, और मार्केटर में 4% की तेजी इस वक्त आपको नजर आएगी। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो काफी एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएंगे साफ तौर पर। लेकिन बाजार शायद हरे निशान में आ सकते थे, लेकिन जैसा आप लोग डिस्कस कर रहे थे इस वक्त बैंक निफ्टी से ही प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मेटल स्टॉक्स अब भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आज फिर से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। अगर शॉर्ट करना हो चार्ट्स के लिहाज से सिमी कौन सा स्टॉक बेस्ट है शॉर्ट करने के लिए मेटल्स में? देखिए मेटल सारे ही वीक है, टाटा स्टील भी वीक है, वेदांता भी वीक है। जो भी मेटल्स हिंडाल्को भी जो भी लगता है, जो भी लेना है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी खरीदारी करने का मौका है। हाँ, इंटरडे का जो रिलीफ रैली आएगा, वो रिलीफ रैली के लिए अगर कोई इंटरडे प्लेयर बहुत एग्रेसिव है और इंटरडे के लिए खरीदारी करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फॉर्मेशन है काफी हद तक नीचे यहाँ से भी जा सकता है। तो एटलीस्ट कोई बाइंग सलाह तो मेरा नहीं होगा। और अगर टाटा स्टील को शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि 22, 27, 28 के आसपास अगर आता है तो किया जा सकता है। 30-32 के ऊपर स्टॉप लगा के 222 से 218 का सपोर्ट हो सकता है कि रिटेस्टेड होगा आज के लिए। और वेदांता भी 95-96 के आसपास आता है तो शॉर्ट किया जा सकता है 98 के ऊपर स्टॉप लगा के, और टारगेट मेरा रहेगा 92 से 89 का। और इस बीच बाजार और कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। नया लो बनाया है निफ्टी ने इंट्राडे का, और वो है 7,955 का। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी फ्यूचर्स पर नजर डालिए, प्रीमियम तेजी से घटती हुई दिख रही है। हमने सीरीज की शुरुआत की थी 42 पॉइंट के प्रीमियम के साथ, शुक्रवार को प्रीमियम घटकर रह गई 21 पॉइंट की, और आज देखिए प्रीमियम घटकर 14-15 पॉइंट की रह गई। तो लगातार प्रीमियम में कमी आती हुई दिख रही है। वो दिखा रही है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है इस मार्केट में, और अब बाजार कमजोर होकर 150 अंक नीचे हो चुके हैं। सेंसेक्स पर निफ्टी पर नुकसान 40 अंकों का। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। सिमी, अविनाश और हेमांग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर आज बाजार पर, स्टॉक्स पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। और कमजोर बाजार लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। फोकस होगा बाजार के आगे के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर। हम बातचीत करेंगे एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव सांघवी से। छोटे से ब्रेक के बाद